नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस बार हमारे साथ पे मौजूद है गौरी शंकर बिसेन, पूर्व मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर, हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले बिसेन साहब। बिसेन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी चर्चाओं में चल रही हैं इस वक्त में आपके भोज, अलग अलग वर्गों के साथ में अलग अलग भोज कर रहे हैं। बालाघाट में भोज, यहाँ पर भोपाल में आप आए तो रात्रि भोज का सिलसिला शुरू हो गया। ये सियासत में इस तरह के भोज की बड़ी चर्चाएं हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त में जब आपने ये बयान दिया कि अब मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद में इस तरह के भोज ऐसा लग रहा है फेयरवेल दे रहे हैं, लोगों से मुलाकातें करके विदाई ले रहे हैं। यह बात सत्य नहीं। वास्तव में वास्तविकता है कि यह देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी ने कहा है यह अमृत काल है और यह हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे लिए सब कुछ जो है संगठन के मसीहा मैं कह सकता हूँ। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की शताब्दी वर्ष समारोह है। तो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के शताब्दी वर्ष समारोह और आज़ादी का अमृत महोत्सव को जोड़ करके हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम उन लोगों को भी जोड़ सकें जो 1952 से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और अनन्य विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने विशेष ख्यातियाँ प्राप्त की, विशेष स्थान प्राप्त किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, और ऐसे लोगों को चिन्हांकन करके उस जो हमारे समझ में आया, हमने इसके लिए बहुत बड़ा सर्वे नहीं किया, लेकिन जो हमको समझ में आया ऐसे लोगों को हमने सम्मानित किया। और ये सिलसिला हमने पहली बार नहीं किया है। 2009 में भी गुरुजन सम्मान समारोह शिक्षक दिवस के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे जो राष्ट्रपति रहे, उनका जो हम सम्मान उनके जन्मदिन को मनाते हैं शिक्षक दिवस के दिन, SB वर्मा साहब मेरे प्राचार्य हैं और वो राष्ट्रपति पुरस्कृत रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको अलंकृत किया था और बड़े अनुशासित हमारे प्राचार्य जी थे। 6वीं से लेकर 12वीं तक उनके अनुशासन की प्रेरणा से हम आज यहाँ खड़े हैं। तो हमने उसी को कड़ी को लगातार चलाया और बीच में और बड़े समारोह किए। उस बार भी संभाग स्तरीय कार्यक्रम था, अब की बार का भी संभाग स्तरीय कार्यक्रम 5 तारीख को बालाघाट में हुआ। तो इसमें चुनाव आने वाला 2023 के चुनाव के दृष्टि से को देखने का कोई मैं औचित्य नहीं समझता। आप जब ये मंत्रिमंडल बन रहा था, सरकार जब लौट कर आई थी, तो सबसे पहले यही समझा जा रहा था कि बिसेन साहब तो इस मंत्रिमंडल में होंगे ही, स्वाभाविक हैं। आप जैसे सीनियर लीडर जिसने बालाघाट की जो भाजपा के लिए बंजर ज़मीन थी, यहाँ से आप लंबे अरसे तक सांसद रहे, आप विधायक रहे, आप सरकार में मंत्री रहे, आपने भारी भरकम डिपार्टमेंट्स को संभाला है। जब कृषि मामले में मध्य प्रदेश को नुकसान हो रहा था, आप दिल्ली की दौड़ लगाते थे। कृषि मामले में किसानों को नए नए सौगातें देने के लिए बहुत भरसक प्रयास करते थे। लेकिन जब सरकार लौटी तो आप नहीं थे, थोड़ा मलाल तो हुआ होगा आपको? एक कतई मलाल नहीं। राज्य में और केंद्र में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार की आवश्यकता है। गौरी शंकर बिसेन मंत्री बने न बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत माता वैभवशाली बने, देश का किसान संपन्न बने, देश के सभी वर्गों का आर्थिक स्तर मजबूत हो, सामाजिक स्तर मजबूत हो, राष्ट्र तरक्की करे, राष्ट्र का नवनिर्माण हो। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जब मैं विधायक था और विधायक से पूर्व में जब 2004 में सांसद बना था, तो मुझसे कहा कि भाऊ आप संगठन में हमारे साथ आइए। तो श्रद्धेय शिवराज जी चौहान जी के साथ और हमारे सत्यनारायण जटिया जी के साथ, माननीय नरेंद्र तोमर जी के साथ, तीनों के साथ मैंने उपाध्यक्ष की भूमिका में अनेक मोर्चों की जवाबदारियों को संभाला। मुझसे जो बन सका उन मोर्चों के माध्यम से पार्टी मजबूत हो, इस दिशा में हमने काम किया। फिर जब चुनाव आए 2008 के, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि भाऊ आपको विधानसभा लड़ना है। मैंने बहुत मना किया कि मैं लोकसभा विधानसभा कि ये जो गांव की भाषा में कैसे बंदर कूदनी में मेरा नुकसान होगा। तो बोले नहीं, आप आओ,
आप मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहोगे, आपको मैं कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, ये उनके सब थे। तो मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाएंगे इसलिए नहीं मैं गया, शिवराज जी की सरकार बने। और शिवराज जी पहली बार तो 2003 में बहन उमा जी की सरकार बनी थी, बाद में गौर साहब आए, बीच में 2.5 साल बाद शिवराज जी आ गए और पुनः फिर शिवराज सिंह चौहान की पूरी ताकत वाली सरकार बने। और जब उन्होंने कहा कि सरकार में हम सबको काम करना है, तो उनके आदेश का पालन करते हुए मैंने लोकसभा के स्थान पर विधानसभा लड़ना उचित समझा। और उसके बाद फिर उन्होंने पुनः 13 में मुझे अपने मंत्रिपरिषद में स्थान दिया और मुझे फ्री का काम करने का अवसर दिया। मुझे याद नहीं कि कोई फाइल किसी ट्रांसफ़र को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे पास भेजी हो या मैंने किसी फाइल को उनके पास भेजी हो। किसी भी विषय में मेरे प्रमुख सचिव रहे हों चाहे पीसी रहे हों, कभी हमारे दो मत नहीं रहे। और जब पुनः फिर हमारी सरकार नहीं बन सकी, मैं कारण में नहीं जाऊंगा, उस समय में 15 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार रही। उस सरकार को सारे इलेक्शन कराने थे, उन्होंने नहीं कराया, न स्थानीय निकायों कराए, न पंचायतों के चुनाव कराए। फिर कोरोना आ गया, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना का जिस तरह से मुकाबला किया, 2 बार उनको कोरोना स्वयं को हुआ, लेकिन उन्होंने पीछे लौट के देखा और राज्य की जनता को बचा के ले गए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र को माननीय मोदी जी ने बचा लिया। कोरोना की इस महामारी से बचाया है। हमने अपने करोड़ों को खोया है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे विचलित नहीं हुए। इतनी शख्सियतों के बीच में हम काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है, भारत के प्रधानमंत्री सदैव हमारे मोदी जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार सर्वाधिक उत्पादन करने के लिए दलहन, तिलहन, गेहूँ, राइस में हमने जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ का रिकॉर्ड ग्रोथ किया है। अंत में तो हम 1,90,00,000 मेट्रिक टन गेहूँ का उत्पादन करके राष्ट्र में नंबर 1 राज्य बन चुके हैं। तो मुझे गर्व है कि बिना ब्याज की बात जो हमारे संकल्प पत्र में दर्शाई थी, उसको हमने बगैर ब्याज के आज ऋण दे करके किसानों को हमने उसकी माली हालत को सुधारा है। इसलिए हमें कहने में कहीं कतई संकोच नहीं है। मेरा मंत्रिपरिषद में स्थान होना कहीं आवश्यक नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भाजपा की सरकार रहना आवश्यक है। और मुझे कहीं पर भी इस बात को लेकर किंचित भी एक तनिक भी लेस नहीं है कि मैं मंत्रिपरिषद में नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिपरिषद नहीं रहने के बाद मेरे द्वारा कहा गया काम कभी रुकता हो। तो जनता के काम होना चाहिए, मंत्री बनना कहीं आवश्यक नहीं। आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, पार्टी ने भी आपका भरपूर इस्तेमाल किया है। बालाघाट में जहां पर भाजपा कदम तक नहीं रख पाती थी, आपने उसको भाजपा के लिए उपजाऊ ज़मीन बना दिया है। बालाघाट जब सांसद चुनाव लड़ने को कहा था, अब सांसद बन गए। जब आपको कहा गया विधायक का चुनाव लड़ो, विधायक बन गए। आपको मंत्री बना दिया, मंत्री बन गए। आपने कृषि कर्मण पुरस्कार लिया, आपने अपनी पूरी योग्यता का प्रदर्शन किया, मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग आपकी योग्यता के हिसाब से आपको कम आंका गया है? मुझे लगता है मंत्री तो कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पार्टी की सरकार रहेगी वो बन जाएंगे, लेकिन राज्य की 48% जनता का कल्याण करने के लिए, हमारे बच्चों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था, सर्विसेज और सेवा के क्षेत्र में उनको अवसर प्रदान करने के लिए और औद्योगिक क्षेत्र में उनको हम ऋण इत्यादि उपलब्ध कराने की कोई अच्छी नीति ला लेंगे, तो मुझे लगता है मंत्रिपरिषद से हम ज़्यादा काम करने पाएंगे। और मैं तो यह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हो तो मुझे मंत्री न बनाया जाए। इस जो हमारा आयोग है, यह अभी बहुत बड़ा काम करने वाला है। हम पूरे अभी तेलंगाना राज्य के हमारा ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरपर्सन आए थे। तेलंगाना फाइटर के हमारे जो 3 हमारे मेंबर है जो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा वे आए थे। हमने उनके साथ में बैठ करके वो चाहते थे, सारी रिपोर्ट हमने दिया है। अब हम पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों के जो हमारे ओबीसी कमीशन के लोग हैं या उस ओबीसी के जो मिनिस्टर्स साहिबान हैं, उन सब के साथ में बैठेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करके माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से, भारत सरकार के गृह मंत्री जी के माध्यम से, भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के को प्रस्तुत करेंगे। हम उनके सामने अपनी रिपोर्ट में कहेंगे कि जिस तरह से ST SC को आपने आरक्षण दिया है, क्यों न संविधान में संशोधन करके ओबीसी के लिए भी इस तरह की व्यवस्था प्रदान किया जाए। यह काम यदि इस आयोग के माध्यम से एक गिलेरी की भूमिका में भी संभव हो सका तो मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा मैं मानूंगा। ओबीसी को लेकर मेरे मन में बहुत सवाल है और मध्य प्रदेश की जनता भी
ये आपसे बहुत क्यूरियोसिटी रखती है बहुत सारे मुद्दों पर कि ओबीसी का आरक्षण कैसा होगा, कितना होगा, उन सवालों पर मैं आऊँगा। पहले एक वो आबो हवा में तैरता हुआ वो सवाल आपसे कर लेता हूँ जिसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिसेन साहब, क्या आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं? जी नहीं, जी नहीं। आपने अपनी बेटी मौसम का नाम आगे बढ़ाया है। आप सही जानकारी मैं देना चाहता हूँ। 2019 में लोकसभा के चुनाव जब संपन्न हुए और जब नतीजे आए तब मेरे निवास पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को भोज पे बुलाया था। उसी दिन मैंने कह दिया था कि हमारे जो वर्तमान उम्मीदवार हैं, लांजी से रमेश भटेले जी, परसवाड़ से रामकिशोर जी कावरे, और इनको पार्टी ने पुनः चुनाव में प्रत्याशी बनाना चाहिए। और बालाघाट से पार्टी फैसला करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं 2023 का चुनाव बालाघाट क्षेत्र से 111 विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ूंगा। मैं 13 बार इस क्षेत्र से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ चुका, इसी बालाघाट लोकसभा से, इसी बालाघाट विधानसभा से 9 बार विजयी रहा, लेकिन 4 बार हमने ऐसा चुनाव का नतीजा दिया है जिसके रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 52 से लेकर के 77 तक किसी प्रत्याशी की बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जमानत नहीं बची। लगातार एक छत्र पंडित नंदकिशोर शर्मा जो 77 में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे और गृह राज्य मंत्री बने हैं, उनके सामने कोई टिकता नहीं था। हमने पहली बार जमानत बचा करके जुलूस निकाला, उसी दिन हम जीत चुके थे। 80 में पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया तो जो जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई। और उसके बाद में पीछे लौट के मुझे जनता ने नहीं जाने दिया। लगातार 7 बार विधायक, और राजीव जी गांधी की हत्या के बाद 12 जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बालाघाट था, इसलिए हम 91 का चुनाव हारे। 96 का चुनाव हम सिर्फ टेबल पे 1251 वोट से हारे। चुनाव आयोग ने नहीं हराया, कुछ हमारे ऐसे लोग थे जिनसे के पास में प्रणाम करने जा सका, उसका भी दोषी मैं अपने आप को मानता हूँ। यदि शायद मैं उनसे मिल लिया होता हमारे पार्टी के लोगों से तो नतीजा शायद 96 का भाजपा के पक्ष में आया था, लेकिन समय से पहले और नसीब से ज़्यादा बंधु किसी को नहीं मिलता। इसलिए समय 98 में जीतने का था, 98 में जीते, 8 विधानसभा क्षेत्र से जीते। और उसके बाद में जब 2004 में लड़ने को कहा, फिर से भी 8 विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है 98,000 से हम उस समय में विजय हो सके थे। लेकिन मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मेरे कार्यकर्ता का योगदान है, पार्टी के ज़मीनी हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो मतदाता है उसका योगदान है, हमारे पार्टी के नेतृत्व का योगदान है। सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, सद्य लाल कृष्ण आडवाणी जी, सद्य मुरली मनोहर जोशी जी और सद्य कुशवाहा जी ठाकरे जैसे जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन के कारण मैं मुझे यह कहने का अधिकार नहीं कि मैं जीता, भाजपा जीती है, हर बार भाजपा जीती है। ये आप कह रहे हैं, वहाँ की जनता, वहाँ के पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता ये कहते हैं कि बिसेन साहब की वजह से पार्टी वहाँ पर कदम रख पाई। मैं सवाल मेरा आप चाहते इसलिए मुझे ऊपर उठा के बोलते, वास्तविकता ऐसा नहीं। सवाल मेरा ये है कि आपकी बेटी मौसम बहुत एक्टिव हो गई हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, और क्या आपकी विरासत को वो संभालने वाली हैं? 2009 के लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने ये निर्णय लिया था कि हम न तो माई को चुनाव लड़ाएंगे न भाऊ को, और उन्होंने मौसम को चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, तत्कालीन अध्यक्ष जी ने और तत्कालीन संगठन महामंत्री जी ने। परिस्थिति ऐसी आई कि अंतिम दिन नामांकन पत्र भरने के पहले कहा गया कि अब हम बेटी को नहीं लड़ सकेंगे। प्रस्ताव उनका था, विड्रॉ उन्होंने किया। हमारी तरफ से कहीं कोई प्रस्ताव नहीं रहा है, ना ही हमने 2019 में कहा। पार्टी ने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उम्मीदवार बनाया, उनके लिए हमने भरसक मेहनत की और 2,42,000 वोट से विजयी होकर आए। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहाँ तक मौसम का सवाल है, उसका तो निर्णय 2009 में ही हमारी पार्टी ने कर चुका है। अब जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि मौसम लीडर है, वो एक छोटी सी कार्यकर्ता है। पिछले 5 साल तक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य रही है। इस समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन्हें जिला महामंत्री का दायित्व दिया है, पार्टी ने दिया है, और पार्टी कार्यकर्ता के काम को सोच समझ करके उसकी क्षमता के आधार पर जवाबदारी देती है। यह मौसम मेरी बेटी जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से क्या काम लिया जाए यह संगठन तय करता है, पार्टी तय करती है। उस दौर में जब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में ये बात हो रही हो कि नेताओं के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, या तो बेटे बेटियां टिकट ले लें या नेताजी ले लें, ऐसा नहीं है। हमारे नेतृत्व ने जो कहा है उसको गलत ढंग से उसको
प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाना चाहिए। ये नहीं कहा कि नेता का पुत्र या नेता की पुत्री यदि कार्यकर्ता है तो टिकट नहीं दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता नहीं है सीधे यदि आसमान से टपक के आएगा उसके लिए मनाइए, जो कार्यकर्ता है उसके लिए कतई मना नहीं। हमारे रमेश भट्टाचार्य जी, उनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्य जी हमारे बड़े लीडर रहे, राजस्व मिनिस्टर हैं। उनके बेटे रमेश भट्टाचार्य जी ने 3 चुनाव राज्य से चुनाव लड़ा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि दिलीप भट्टाचार्य जी राजनीति में थे तो रमेश भट्टाचार्य की योग्यता को दरकिनार कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ओबीसी को लेकर कुछ सवाल कर लेते हैं। बहुत जिज्ञासा है, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। जब आप कृषि मंत्री थे तब कृषि कर्मण अवार्ड ले आए, अब ओबीसी आरक्षण भी आने वाला है। आरक्षण का अधिकार भारत सरकार का है। आरक्षण का अधिकार गृह मंत्रालय के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संविधान में संशोधन होने का होगा, तब ओबीसी को वास्तव में आरक्षण मिल सकता है। राज्यों को अधिकार दे देने से मुझे नहीं लगता कि हम पूर्ण रूप से उससे में सफल होंगे। और इसीलिए हम हमारे राष्ट्र के, पूरे भारतवर्ष के जितने राज्य हैं, साथ ही केंद्र शासित जितने प्रदेश हैं, उनके जो हमारे ओबीसी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ओबीसी कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं, उनके जो सदस्य हैं, और इन सब के साथ हम भोपाल में अथवा किसी ऐसे स्थान पे जहाँ हम गंभीरता से चिंतन कर सकें, 1 दिवसीय 2 दिवसीय हम वर्कशॉप करेंगे। उसका लीडिंग करेगा मध्य प्रदेश। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने परामर्श किया है, पूरा निर्णय बाकी है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सम्मानीय वीडी शर्मा जी से परामर्श के उपरांत, हमारे संगठन महामंत्री शर्मा जी से परामर्श के उपरांत हम तिथि का निर्धारण करेंगे और कहाँ किया जाना चाहिए, किस स्तर का किया जाना चाहिए, उसका क्या प्रारूप होगा, एजेंडे पे हम आगे बढ़ेंगे। ये कई राज्य ऐसे हैं देश के जहाँ पर ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है, मध्य प्रदेश में संभव नहीं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि केंद्र का ही संविधान बदलना होगा तब जाकर मध्य प्रदेश को बोलना चाहूँगा मैं कि अभी जो हम सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल रिजर्वेशन प्राप्त किए हैं वो ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए हमने प्राप्त किया है। सुप्रीम कोर्ट, महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रिपल टेस्ट का पालन करो। पहला क्या है, 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। दूसरा क्या है, आरक्षण क्यों, कारण बताइए। अकेला जनसंख्या है, अकेला मतदाता आधार नहीं हो सकता। तीसरा ये उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के नफ़े और नुकसान क्या होंगे, इससे क्या नुकसान होगा। तो हमने जो प्रतिवेदन दिया, जो अपना पक्ष रखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने, महामहिम सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रथम दिन तो कहा कि गो टू इलेक्शन विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। लेकिन जब हमने कहा कि आप अपने फैसले में पुनर्विचार करें महोदय, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन कहा गो टू इलेक्शन विथ ओबीसी रिजर्वेशन। तो हमने जब तथ्य बताए कि अकेला जनसंख्या या मतदाता संख्या आधार नहीं है, अनेक आधार है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान हम करते हैं, और हमने अकेले 14% आरक्षण नहीं पाया, हमने 35% तक आरक्षण पाया है। उदाहरण के लिए बालाघाट, उन्होंने कहा कि इकाई मानी, इकाई है एक ग्राम पंचायत, इकाई एक नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम परिषद। उदाहरण के लिए बालाघाट नगर पालिका परिषद में 33 वार्ड हैं, उसमें से 11 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। इसका मतलब 33% आरक्षण हमको बालाघाट में मिला है। कुछ और नगर परिषद ऐसी जब 35% तक मिला है, लेकिन यदि 35% से ऊपर भी यदि ओबीसी होगा तो उन्होंने सीलिंग कर दिया, मैक्सिमम लिमिट 35%, इससे ऊपर आरक्षण नहीं मिलेगा। यही हमने रिकमेंड किया था, यही महाजन आयोग की रिपोर्ट में था। लेकिन माननीय महाजन आयोग की रिपोर्ट को अभी भी वो धूल में पड़ी है, कांग्रेस की सरकार ने उसको पढ़ा नहीं और महाजन जी की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये तो माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जिसने, देखिए 2 सितंबर 21 को आयोग का अधिसूचना जारी हुआ है, 3 सितंबर को गौरीशंकर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ दिनों बाद हमारे भाई प्रदीप पटेल साहब सदस्य बने, कुछ माह बाद बहन कृष्णा गौर हमारी सदस्य बनी। आयोग में 5 सदस्य हो सकते हैं, हम 3 सदस्य लोग काम कर रहे हैं। आयोग को बजट लेट मिला है, बजट में हमको दिक्कत है, बजट का जो हेड ओपन होने में दिक्कत गया, बिना बजट के हमने काम किया है। और 6 महीने के अंदर हमने 52 जिलों का डाटा प्राप्त करके 36 जिलों का वहाँ का प्रवास करके
कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर के प्रोफार्मा भेज करके जो हमने डाटा प्राप्त किया वो प्रमाणित है। इसलिए हमने पहली लड़ाई जीत चुके। माननीय हमारी विधानसभा के अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने संकल्प रखा, ओबीसी के बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे स्थानीय निकायों के, पंचायतों के। हमारे मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर माननीय कमलनाथ जी ने और सारे सदस्यों ने सर्वमतेन वो संकल्प पारित किया। तो सदन ने जो सर्वमतेन संकल्प पारित किया उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई और इसलिए आरक्षण के साथ चुनाव हुए, पूरे शांतिपूर्वक चुनाव हुए। कौन कितना जीता है विषय नहीं है। पंचायती राज के चुनाव, राजनीतिक चुनाव दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं, स्थानीय निकाय के चुनाव में जरूर दलीय आधार पर चुनाव है। तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमने 80% नगर परिषद और नगर पालिका परिषद जीता है। 80%। ये बात सही है कि नगर निगम परिषद में हम पिछले बार 16 में से 16 स्थानों में थे, अब की बार हम 16 में से 9 स्थानों पे हैं, लेकिन कांग्रेस से तो ज़्यादा ही हैं। लेकिन भाजपा के कम हो गए भाऊ। ये कम ज़्यादा राजनीति में उतार की जीत की भाजपा आदि ही नहीं है, अब भी आदि नहीं है कि भाजपा थोड़ी जीत हासिल करे। हर जैसा मौसम नहीं रहता, मौसम बदलते रहता है, लेकिन फिर भी हमारे 9 हैं, उन सबको मिला। अभी जैसे कटनी उनका है ही नहीं, 10वां हमारा हम मानते हैं, तो उनके पास एक तो आपको आ गया, बाकी तो 4-5 में कांग्रेस सिमट गई। तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी। मौसम बदलते रहता है, लेकिन इस समय में फिर से अब की बार 5वीं बार पूर्ण शिवराज। चौथी बार में बड़ी दिक्कत हुई थी। 5वीं बार में एक तरफा जीतेंगे। अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं उसके बाद आप ये कह रहे हैं? दावे के साथ कहता हूँ अब की बार 200 पार होगा। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। होगा। और बालाघाट से शुरुआत होगी, 6 में से 6 कमल के फूल खिलेंगे। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 8 में से 8 कमल के फूल खिलेंगे। अच्छा, एक बात मुझे और बता दीजिए, मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाह रही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और यदि मिलने की संभावना है तो वो कब तक हो पाएगा? देखिए, मामला न्यायालय में, इसलिए मैंने कहा कि या केंद्र सरकार कोई ऐसी नीति बना दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जो कमीशन, पूरे राष्ट्र के सारे राज्यों का कमीशन, एक कोई लाइन हम तय करेंगे। उस लाइन पर हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से चर्चा करेंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मिलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। मुझे लगता है हमारे पक्ष को सुनने के बाद भारत सरकार कोई योग्य और उचित निर्णय लेगी। आपको क्या लगता है, सियासत भारतीय जनता पार्टी की अब बदल रही है? अब नई तरह की भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है जिसमें युवाओं के लिए जगह है, बुज़ुर्गों के लिए उतनी जगह नहीं है। 70+ वाले फार्मूले, 75+ वाले फार्मूले यहाँ पर खड़े किए जाने लगे हैं, जो तजुर्बे और अनुभव को भी दरकिनार करके नए ऊर्जा वाले युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है। ये बदली हुई भाजपा है। देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का सिद्धांत है। मौसम बदलते रहता है, नई पीढ़ी को आगे लाने की आवश्यकता है। हम लोग जब आए थे तो मैं 25 में मैंने पहला चुनाव लड़ा है। अब मुझे 13 चुनाव लड़ने के बाद 100 में भी तय करना चाहिए कि अब हमको नई पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। आप क्या तय कर रहे हैं? मैंने तय कर लिया कि 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से और मध्य प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से दूसरे दल से लड़ने का तो प्रश्न नहीं उठता। प्रत्याशी नहीं मैं बनना चाहता, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आपने एक बार बयान दिया था, आप कुशाभाऊ ठाकरे जी का कहना मानते हैं, शिवराज जी का मानते हैं। अगर वो कहें, बार मानेंगे, लेकिन अब की बार हम युवाओं को आगे लाएंगे। राजनीति तो कुर्सी की दौड़ होती है, इसमें कुर्सी बगैर कैसा राजनीति? कौन कहता है कुर्सी की आवश्यकता है? अभी मैं आयोग का चेयरपर्सन हूँ, मैं मिनिस्टर नहीं हूँ। मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो काम को हम कहेंगे, न तो हमारे मुख्यमंत्री जी, न तो हमारा संगठन, नहीं तो हमारा केंद्रीय नेता तो हमारी बात को नकारेगा। पूरी जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ, जो हम अपना पक्ष रखेंगे, हमारे पक्ष को 100% सुना जाता रहेगा। मैंने सुना है सिंधिया जी भी आपसे फ़ोन लगाकर बात करते हैं और मराठी में बात करते हैं। मैं भी मराठी मानुस हूँ, वो भी मराठी मानुस हैं। जब 2 मराठी मिलेंगे तो मराठी में ही बात करेंगे। तो आपको बातचीत करके लगा है सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में चल पाएंगे? सिंधिया जी बहुत योग्य पर्सनालिटी है, वो राष्ट्र के गौरव है, बहुत ऊंचे तक जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी जो बदल रही है, ये सरवाइव कर पाएगी? प्रकृति बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांत पे खड़ी है।
तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे न रहे। भारत माता को वैभवशाली बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिसेन साहब, आपने बहुत बेबाक जवाब दिए हैं, खुलकर जवाब दिए हैं, छिपाने वाली कोई बात नहीं है और ये आपका व्यक्तित्व भी रहा है कि आप इस तरह की बात हमेशा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। गौरीशंकर बिसेन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो इस तरह से उन्होंने अंदाज़े बयां पेश किया है उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त में रुख क्या है और गौरीशंकर बिसेन जैसे सीनियर लीडर क्या सोचते हैं और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की कितनी संभावनाएं हैं, किन किन तरकीबों के साथ में मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।